वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के साइंस के 4 नंबर पाठ विद्युत धारा को पढ़ेंगे। इसके लेक्चर को पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं विद्युत धारा होता क्या है। तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का मतलब जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन को आवेश कहा जाता है, प्रोटॉन को आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेश कहा जाता है और प्रोटॉन को धन आवेश कहा जाता है। तो जब आवेश का प्रवाह होता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। जैसे यह वाटर का प्रवाह हो रहा है तो इसे वाटर करंट कहते हैं, इसे जल धारा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी वाटर का फ्लो हो रहा है तो इसे वाटर करंट कहते हैं। यहाँ भी वाटर का फ्लो हो रहा है तो इसे वाटर करंट कहते हैं। उसी तरह जब आवेश का फ्लो होता है, जब आवेश का प्रवाह होता है तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। चालक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है चालक कहे जाते हैं। जिस पदार्थ से होकर विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक भाग से दूसरे भाग तक जाते हैं उसे चालक कहा जाता है। जैसे धातु चालक होता है, जैसे लोहा हो गया, उसके बाद तांबा हो गया, यह सब जो है चालक हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, यह सब चालक हैं। मनुष्य या जानवर का शरीर यह भी चालक है। मनुष्य को आखिर करंट क्यों लग जाता है, आखिर बिजली का झटका क्यों लग जाता है? तो क्योंकि मनुष्य का शरीर एक चालक है और इससे विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, इसीलिए मनुष्य को बिजली का झटका लगता है। या जानवर का शरीर भी चालक है, पृथ्वी भी चालक है। जैसे कोई एक फेज आया हुआ होता है और दूसरा फेज की हमें आवश्यकता होती है तो हम पृथ्वी से जोड़कर जलाने लगते हैं तो बल्ब जल जाता है। तो इस तरह पृथ्वी भी एक चालक है। विद्युत रोधी किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाते हैं उसे विद्युत रोधी कहा जाता है। जैसे कांच विद्युत रोधी हो गया, प्लास्टिक विद्युत रोधी हो गया, रबड़, लकड़ी, इन सब से विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, विद्युत धारा इनसे नहीं प्रवाहित होती है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिणाम है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। आवेश लाने में जो किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, जो कार्य का परिणाम होता है, वही विद्युत विभव कहलाता है। जैसे यदि आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु P पर विद्युत विभव जो होता है वह विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटा आवेश होता है। विद्युत विभव को हम V से सूचित करते हैं और किए गए कार्य को W से सूचित करते हैं तथा आवेश को Q से सूचित करते हैं। अतः विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है। किसी बिंदु Q को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में अगर किया गया कार्य W हो तो विद्युत विभव V बराबर होता है W बटा Q होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसके परिमाण को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को इंग्लिश में वोल्टेज कहा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यदि एक आवेश Q को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य अगर WAB हो तो A और B के बीच विभवांतर यानी जो वोल्टेज होगा वह W बटा Q होगा। वोल्टेज जो होता है, जैसे आप लोग देखे होइएगा, किसी वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा विद्युत प्रवाह होता है और वोल्टेज कम होता है तो कम विद्युत का प्रवाह होता है। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल से समझ लीजिए, यह जो है एक वाटर करंट है और इस नल को जितना अधिक खोलिएगा उतना अधिक जो है वाटर करंट यानी बढ़ेगा। जल की मात्रा बढ़ेगा, वाटर करंट बढ़ेगा। उसी तरह विभवांतर जितना ही अधिक होगा विद्युत धारा उतना ही ज़्यादा प्रवाहित होगी। विभवांतर जितना ही कम होगा विद्युत धारा उतना ही कम प्रवाहित होगी। तो विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश होता है। अगर किसी आवेश Q को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य WAB हो
तो ए और बी के बीच विभवांतर भी ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी बटा क्यू। जैसे देखिए, अगर आवेश क्यू को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी है, तो विभवांतर बराबर डब्ल्यू ए बी यानी किया गया कार्य बिंदु ए और बीच के बीच जो कार्य होगा उसका बिंदु ए और बी के बीच जो कार्य होगा उस कार्य को आवेश से भाग दिया जाएगा तो विभवांतर निकलेगा। नेक्स्ट है सेल या बैटरी किसे कहते हैं। तो सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है, युक्ति का मतलब डिवाइस होता है। तो सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी मशीन है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सेलों के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। इसलिए जब हम बैटरी खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है 12 वोल्ट का बैटरी, 8 वोल्ट का बैटरी, 6 वोल्ट का बैटरी, वोल्ट उस पर लिखा हुआ होता है। तो यह दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। बैटरी में दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस एक माइनस होता है। एक धन इलेक्ट्रोड होता है, एक ऋण इलेक्ट्रोड होता है। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है, यह सेल है यानी बैटरी है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो परिपथ तार को कहा जाता है। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ का मतलब तार होता है। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे यह बल्ब है, उसके बाद वोल्टेज सरफेस है, यहाँ पे स्विच है, तो यह एक तार है और इससे होकर विद्युत धारा का प्रवाहित हो रहा है, अतः यह विद्युत परिपथ कहलाएगा। नेक्स्ट है ए मीटर किसे कहते हैं। तो जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे ए मीटर कहते हैं। जिस यंत्र से विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, करंट मापी जाती है, उसे ए मीटर कहा जाता है और यह एम्पियर में मापी जाती है। जैसे देखिए, यह जो है ए मीटर का जो है चित्र बनाया गया है, यह ए मीटर है। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। तो जिस यंत्र द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापा जाता है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट में लिया जाता है। जैसे देखिए, यह वोल्ट मीटर है, इसका विभवांतर जो होगा वह वोल्ट में मापा जाएगा। ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है। तो यह किसी यह ए मीटर हो गया और यह जो है वह वोल्ट मीटर है। तो यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। ए मीटर किसी विद्युत परिपथ में, यहाँ लिख दीजिएगा ए मीटर और यहाँ पे लिख दीजिएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यहाँ पे लिखाएगा और इधर लिखाएगा ए मीटर, वोल्ट मीटर लिखाएगा। ए मीटर के नीचे लिखा जाएगा यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। ए मीटर किसी विद्युत परिपथ में करंट को मापता है और वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी वोल्टेज को मापता है। यह किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर किसी विद्युत परिपथ में यानी किसी तार में किसी मशीन लगा हुआ होता है। तार किस परिपथ किसे कहते हैं। तो जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे परिपथ कहते हैं। तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे बताया जाएगा श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। जैसे मान के चलिए यह एक तार हो गया, यहाँ पे बल्ब लगा दीजिएगा, यहाँ पे पंखा लगा दीजिएगा, यहाँ पे टीवी लगा दीजिएगा, तो यह श्रेणी क्रम कहलाएगा। लेकिन यही जो है अगर यहाँ पे जैसे अलग अलग तार लगाइएगा, जैसे यहाँ पे एक बल्ब है तो दो तार लेकर आइएगा, यहाँ से जो है यह कोई सेल लगा हुआ है, तो यह जो होगा वह क्या कहलाएगा, समांतर क्रम कहलाएगा। फिर जो है दूसरा अगर हमें जलाना है तो फिर दो तार ले जाएंगे, तो यहाँ से यह जो कहलाएगा वह समांतर क्रम कहलाएगा। घरों में जो भी उपकरण लगे होते हैं वह समांतर क्रम में लगे होते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में नहीं लगे होते हैं। अगर एक ही तार से सब उपकरण को जोड़ दीजिएगा तो एक साथ बल्ब जलाना होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक साथ सभी बल्ब, पंखा जलने लगेगा, रेफ्रिजरेटर होगा या फिर जो है जो टीवी है, टेलीविज़न है, सब एक साथ चलने लगेगा और किसी को वोल्टेज ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा, तो जलने का डर एक साथ रहेगा। लेकिन वहीं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अगर बल्ब की ज़रूरत है तो बल्ब जलाइए, पंखा की ज़रूरत है तो पंखा चलाइए, टेलीविज़न ऑन करना है तो टेलीविज़न ऑन कीजिए, तो वह समांतर क्रम कहलाता है।
तो ए मीटर को समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाता है बल्कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर का स्केल एम्पियर में अंकित होता है जबकि वोल्ट मीटर का स्केल वोल्ट में अंकित होता है। अब हम लोग जानेंगे ओम के नियम। तो जॉर्ज साइमन ओम जो थे वह जर्मनी के रहने वाले थे। 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किया। इस नियम को उन्हीं के नाम पर उन्हीं के सम्मान में ओम का नियम कहा जाता है। ओम का नियम क्या कहता है? तो यदि किसी चालक ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपाती यहाँ पे भी समानुपाती का चिन्ह होगा। भी समानुपाती, जैसे यहाँ पे आई जो होगा वह समानुपाती होगा किसके? भी के। आई समानुपाती भी होगा तो यहाँ पे आई बराबर होगा भी इक्वल टू आई बराबर होगा आई इक्वल टू बराबर भी बटा आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर लिखा जाएगा, मिस्टेक से आई लिखा गया है। तो आई बराबर भी बटा आर हो जाएगा, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। यह 5 मार्क्स में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें पूछा जाएगा। ओम का नियम क्या है? तो यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी आई जो होगा विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है? विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी विद्युत धारा आई का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान बढ़ेगा। समानुपाती का अर्थ यही होता है। आई का मान अगर घटेगा तो विभवांतर का भी मान घटेगा, विभवांतर का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा का ही मान बढ़ेगा। और बराबर कीजिएगा तो आई बराबर हो जाएगा भी अपॉन आर हो जाएगा, जहां आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है? तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए हम एक शुष्क सेल लेंगे, यानी सूखा सेल लिया जाएगा, बैटरी लिया जाएगा, एक ए मीटर लिया जाएगा जिससे विद्युत धारा मापा जा सके, एक वोल्ट मीटर लिया जाएगा जिससे विभवांतर मापा जा सके, एक स्विच लिया जाएगा एस तथा एक नाइक्रोम तार के टुकड़े लिया जाएगा जो विद्युत धारा को क्या करेगा? लेगा, उसी से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तब PQ लिया जाएगा नाइक्रोम का तार। देखिए यहाँ पे जो है यह वोल्ट मीटर है और यह R जो है वह नाइक्रोम का तार है। यह जो होगा वह PQ हो जाएगा। नाइक्रोम का तार जो होगा वह यह PQ हो जाएगा, यानी प्रतिरोध R हो जाएगा। और इसमें एक स्विच लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए मीटर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर है और यह जो होगा वह स्विच हो जाएगा। इससे जो है यहाँ पे स्विच को जब ही ऑन कीजिएगा यहाँ पे स्विच रखिए, या स्विच का नोटेशन ऐसे होता है, यहाँ पे रखिए। स्विच एस को बंद करने पर, यानी यह जो स्विच होगा एस को बंद करने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी स्विच को जब ऑन किया जाएगा तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ए मीटर ए परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई को मापता है तथा वोल्ट मीटर भी नाइक्रोम के तार PQ के सिरों P और Q के बीच विभवांतर को मापता है। यह जो है यहाँ पे P है और इधर जो है यह P है और यहाँ पे Q है और इसके बीच जो है विभवांतर को मापा जाएगा और यह विभवांतर को मापा जाएगा और फिर विद्युत धारा को मापा जाएगा। अब एक के स्थान पर 2 सेल लगाकर पुनः ए मीटर और वोल्ट मीटर के पठन नोट करते हैं। फिर जो है 3 सेल लगाकर ए मीटर और वोल्ट मीटर का पठन नोट किया जाएगा। तो इस प्रयोग को बारी बारी से 3, 4 और 5 सेलों को परिपथ में जोड़कर दोहराते हैं तो हम पाएंगे कि जो विभवांतर है और विद्युत धारा है इसका अनुपात लगभग समान आता है। यानी V/I का मान लगभग समान आता है। जैसे यह क्या हो गया, इसमें जो है विभवांतर प्रवाहित हो रहा है और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को पठन को नोट करेंगे और ए मीटर यह है, इससे हम विद्युत धारा के पठन को नोट करेंगे। फिर एक के जगह पर यहाँ पे 2 सेल लगाया जाएगा, 2 बैटरी लगाया जाएगा, फिर 3 बैटरी लगाया जाएगा
और ए मीटर से विद्युत धारा के पठन को नोट करेंगे तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर के पठन को नोट करेंगे। कब? जब स्विच को ऑन किया जाएगा तब। और 2 बैटरी 3 बैटरी लगा कर चेक किया जाएगा। तो इससे हम पाएंगे कि विभवांतर और विद्युत धारा का जो अनुपात होगा वह लगभग समान आता है। अब यदि विभवांतर को x अक्ष तथा धारा I को y अक्ष पर लेकर V तथा I के बीच एक ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होती है। यानी पहले ही बता दिए हैं I जो होता है वह V के समानुपाती होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी ऐसे होगा I जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी I जो होगा वह समानुपाती होगा V का। इससे यह स्पष्ट होता है कि I का मान जब बढ़ेगा तो विभवांतर का मान बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान बढ़ेगा। यह करंट है, करंट को y अक्ष माना गया है और x अक्ष जो है वह विभवांतर को माना गया है। यह वोल्टेज है, विभवांतर को x अक्ष माना गया है और इसे जब ग्राफ खींचा जाएगा तो यह ग्राफ जो होगा वह एक सरल रेखा में आएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभवांतर और विद्युत धारा दोनों जो है वह समानुपाती होती है ओम के नियम के अनुसार। नेक्स्ट है प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ के वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। जब हम किसी पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, जब हम किसी धातु से या धातु से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वह धारा का विरोध करता है, वह धारा को आगे बढ़ने नहीं देता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। जिस वस्तु का प्रतिरोध अधिक होगा उससे धारा उतना ही कम प्रवाहित होगा और जिसका प्रतिरोध जितना ही कम होगा उससे धारा उतना ही अधिक तेजी से प्रवाहित होगा। जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया या फिर एल्यूमिनियम होगा, इस सब का प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए इससे आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। लकड़ी का प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है या फिर जो है दूसरे चीज़ का प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण उससे धारा का प्रवाह बहुत कम होता है। जैसे प्लास्टिक का प्रतिरोध ना के बराबर होता है, इस प्लास्टिक का प्रतिरोध जो होता है वह काफ़ी अधिक होता है, इसलिए उसे धारा का प्रवाह न के बराबर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम रखा गया। 1 ओम 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। 1 ओम जो होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है। प्रतिरोधक किसे कहते हैं। तो उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोधक कहा जाता है। जिसका प्रतिरोध काफ़ी अधिक उच्च होता है उसे प्रतिरोधक कहा जाता है। प्रतिरोधक एक युक्ति है और प्रतिरोध उसका एक गुण है। जैसे कोई भी वस्तु ले लीजिए, जैसे तांबा ले लीजिए, तांबा का प्रतिरोध कम होता है तो प्रतिरोधक तांबा हो गया, यह एक डिवाइस हो गया और प्रतिरोध उसका गुण हो गया जो बताता है कि उससे धारा का प्रवाह कितना हो सकता है। जैसे तांबा का, चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, लकड़ी का, प्लास्टिक का, इस सब का प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इससे धारा का प्रवाह बहुत कम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है वह तार की लंबाई पर निर्भर करता है। किसी तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई I के समानुपाती होता है। यानी प्रतिरोध R जो होता है वह लंबाई L के समानुपाती होता है। यहाँ पे सॉरी I बोला गया, L होगा। किसी तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है। यानी लंबाई जितना ही अधिक बढ़ेगा उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो इससे बिजली की मात्रा कम पहुंचेगा, करंट की मात्रा कम पहुंचेगा। इसीलिए तार जितना ही लंबा होता है उससे उतना ही कम वोल्टेज विद्युत धारा जाता है, विद्युत धारा का मान उससे उतना ही कम पहुंचता है। और तार की लंबाई जितना ही छोटी रहेगी उससे विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही अधिक रहेगा, यानी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। अतः किसी चालक की तार की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा, तार की मोटाई पर। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, यानी A जो होगा वह उल्टा होगा। प्रतिरोध जो होगा उसके अनुप्रस्थ काट के, यानी उसको जब एक छोटा सा भाग
काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, और जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। तो जब क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्षेत्रफल का मतलब जब तार का मोटाई अधिक किया जाएगा तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तीसरा, चालक के पदार्थ पर। यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हो तो उसके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक पदार्थ के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा, चालक के ताप पर। ताप बढ़ने से चालक का ताप बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक का जो प्रतिरोध होगा यहाँ पे प्रतिरोध होगा। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध जो होता है वह बढ़ता है। ताप घटने से चालक का प्रतिरोध घटता है। तो देखिए यहाँ पे R बराबर होगा, यानी R बराबर यहाँ पे होगा रो L/A, इसे रो कहते हैं। जहाँ रो दिए गए ताप पर तार के पदार्थ के लिए नियतांक है, इसे चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकों का समूहन। हम प्रतिरोधकों का समूहन कैसे करते हैं, उसे कैसे जोड़ते हैं? तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है। इसमें से दो मुख्य विधियां हैं। किसी भी प्रतिरोधकों को दो तरीका से जोड़ा जाता है। दो मुख्य विधियां हैं, एक है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा है समांतर क्रम समूहन। किसी भी प्रतिरोधकों को दो तरीका से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम पहले समझाए हैं, यानी लगातार जोड़ दिया जाता है एक ही तार में, और समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए, प्रत्येक डिवाइस के लिए, प्रत्येक मशीन के लिए अलग अलग तार की आवश्यकता होती है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी अगर प्रतिरोध बहुत तरह के प्रतिरोध हो तो कुल प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन या पाशरों क्रम समूहन में जुड़े हुए प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, यानी इसके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम समूहन में क्या अंतर है? यहाँ पे श्रेणी क्रम होगा और यह जो बातें लिखी गई है यह समांतर क्रम में लिखी गई है। समांतर क्रम के बारे में यह लिखी गई है और यह श्रेणी क्रम के बारे में लिखी गई है। तो सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधकों के अनुसार अलग अलग होता है। सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। जैसे एक साथ टीवी लगा दिए, रेफ्रिजरेटर लगा दिए, पंखा लगा दिए, बल्ब लगा दिए, तो सब में एक ही प्रकार के विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और सबके बीच जो विभवांतर होगा, उनके दोनों सिरों के बीच विभवांतर होगा, वह अलग अलग होगा। लेकिन समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है, परंतु उनके प्रतिरोधों के मान के अनुसार उसमें भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है। जैसे रेफ्रिजरेटर में धारा अधिक चाहिए तो अधिक करंट फ्लो होता है, टीवी में अधिक होता है, बल्ब में कम होगा, पंखा में कम होगा। तो इस तरह से इसमें प्रतिरोध का मान बराबर होता है और इसमें विभवांतर जो होता है वह अलग अलग होता है, और इसमें जो होगा वह प्रतिरोधों के अनुसार उसमें धारा एक समान होगा। इसमें भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है। जो समांतर क्रम है इसमें धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में धारा का मान जो होता है वह अलग अलग नहीं होता है बल्कि एक ही होता है, और इसमें विभवांतर अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है वह एक ही होता है। दूसरा है प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी कुल प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 होता है। लेकिन जो समांतर क्रम होता है इसमें समतुल्य प्रतिरोध
1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस ... जितना प्रतिरोधक लगा रहेगा उसका योग होगा। समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, लेकिन इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है। और श्रेणी क्रम को घरों में जोड़ा जाता है। घरों का जो विद्युत परिपथ होता है वह श्रेणी क्रम होता है, लेकिन समांतर क्रम में जो होता है वह बड़े बड़े उद्योगों में, फैक्ट्रियों में जो मशीनें होती हैं वह समांतर क्रम में जोड़ी होती है, या जो लाइटें होती है वह समांतर क्रम में जोड़ी होती है। एक साथ लाइटें जलती है, एक साथ बुझती हैं। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय के दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में यानी किसी युक्ति में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटा समय, W/T होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, इसे W से संकेत किया जाता है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज जो होता है वह ऐसे तार का टुकड़ा होता है जो क्या होता है, जो किसी भी उपकरण को जलने से बचाता है। तो बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज के तार ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक कम होता है। तो ये था बिहार बोर्ड के क्लास 10 के विद्युत धारा का एक व्याख्या। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।